नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। 4 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार आज यानी 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। वे मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के जमकुही में सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने मुंगेली पहुंचकर सभा स्थल का जायजा लिया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के इस प्रवास ने भाजपा नेताओं को चिंता में डाल दिया, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन उनके आने पर सभाओं में भीड़ जुटाना चुनौती होगी। हालांकि बीजेपी इसके लिए जी जान से लगी हुई है। चुनावी सभा के रूप में देखें तो कांकेर, दुर्ग के बाद मुंगेली में उनकी तीसरी चुनावी सभा होगी। बाकी प्रवास के समय उन्होंने भाजपा की विजय संकल्प रैलियों को संबोधित किया था। इसके पूर्व मोदी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर 4 और 5 नवंबर को दुर्ग और डोंगरगांव पहुंचे थे। 2 नवंबर को कांकेर में चुनावी सभा की थी। इसके पहले 3 अक्टूबर को बस्तर के जगदलपुर में सभा की थी। बस्तर में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी थी। चुनावी सभा के रूप में देखें तो कांकेर, दुर्ग के बाद मुंगेली में उनकी तीसरी चुनावी सभा होगी। बाकी प्रवास के समय उन्होंने भाजपा की विजय संकल्प रैलियों को संबोधित किया था। इसके पूर्व की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर 4 और 5 नवंबर को दुर्ग और डोंगरगांव पहुंचे थे। 2 नवंबर को कांकेर में चुनावी सभा भी की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मेश। जैसा कि सूरज जी बात चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर जाने वाले हैं और प्रचार में केवल 3 दिन बचे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 दिन बचे हैं प्रचार में। बड़े बड़े नेताओं की जो सभाएं लगातार हो रही है, इनका सियासी समीकरण क्या निकलेगा? देखिए, जैसा कि देखा जा रहा है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो उसमें हिंदी बेल्ट के जो 3 राज्य हैं जी, उन राज्यों में इस समय धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। और हम बात करें तो 4 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 7वीं बार आज 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। जी, और यही नहीं, इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो सभी जो दिग्गज नेता हैं वो सभी दिग्गज नेता अलग अलग राज्यों में अपने दौरे कर रहे हैं और प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ एक बात जरूर हमें ध्यान रखनी होगी कि छत्तीसगढ़ में, जैसे कि मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट के लिए 17 तारीख को मतदान होने वाला है। और वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट के लिए हम देखें तो 90 विधानसभा में जो चुनाव होना है वहां छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। सबसे पहले 17 नवंबर के दिन चुनाव 20 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब जो है 17 नवंबर को 70 सीटों पर चुनाव होना है। जी, तो 20 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 70 सीटों पर बाकी है। तो इन 70 सीटों पर चुनाव प्रचार जो है वो तूफानी दौर में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इसके पहले कई बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, 4 महीने में ये उनका 7वीं बार छत्तीसगढ़ प्रवास है जी, और आज मुंगेली में सभा कर रहे हैं। कुछ ही देर में उनका अभिभाषण शुरू होने वाला है और इसके बाद में उनके और भी कार्यक्रम है वहां पर। हालांकि एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चूंकि दीपावली का दूसरा दिन, तो बीजेपी के नेता उन सभाओं में भीड़ कैसे जुटाएंगे, क्योंकि सभी त्योहार में लगे हैं, पर्व में लगे हैं। बिल्कुल। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वहां पर आ सके, क्योंकि इसके पहले जो प्रवास हुए थे उसमें कई दौरे में उन्होंने अपने विजय संकल्प रैलियां जो चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उस रैली को संबोधित किया था। जी, इसके पहले 2 दिवसीय प्रवास पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे तब उन्होंने 5 नवंबर को दुर्ग और डोंगरगांव में उनका प्रवास था और 2 नवंबर को कांकेर में चुनावी सभा उन्होंने की थी। और इससे पहले 3 अक्टूबर को बस्तर के जगदलपुर में एक सभा उन्होंने की थी। बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। 2 नवंबर को कांकेर में जो चुनावी सभा की थी वहां उन्होंने जनता से समर्थन मांगा था। उसके पहले 3 अक्टूबर को बस्तर की बात करें तो बस्तर में जगदलपुर में सभा की थी। बस्तर में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। जी, इससे पहले 30 सितंबर को बिलासपुर आए थे और बिलासपुर में के बाद 14 सितंबर को रायगढ़ में 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। जी,
9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी थी और 7 जुलाई को रायपुर में 7,600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया था, भूमि पूजन किया था। जी। इस तरह हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक लगभग 9 सभाएं हो चुकी हैं, बिल्कुल। क्योंकि 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था और सूरजपुर के 13 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। जी। इससे पहले अपने 2 दिवसीय प्रवास जब 4 और 5 नवंबर को दुर्ग और डोंगरगांव पहुंचे थे, तो 2 नवंबर को कांकेर में चुनावी सभा की थी और पहले 3 अक्टूबर को बस्तर जगदलपुर में सभाएं की थी। तो इस तरह से लगातार उनका जो है चुनावी सभा चल रही है। 30 सितंबर की बात करें तो उन्होंने बिलासपुर के सीपत रोड स्थित साइंस कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया था। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के समापन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल उन्होंने बढ़ाया, छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने एक बात कही थी, ये क्योंकि जहां जहां वो जाते हैं, जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में अपनी एक छाप छोड़कर आते हैं। बिल्कुल। तो जब उन्होंने सीपत की बात करें, सीपत रोड पर बिलासपुर में सभा की थी, तो वहां उन्होंने कहा था कि आओ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। जी। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने एक नारा दिया था, आओ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, मतलब कि अब और नहीं सहेंगे, बदलाव चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह उन्होंने वहां पर ये नारा दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कमान जहां एक तरफ चुनावी रणनीति की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है और चुनाव प्रचार की अभियान जो कमान है उस अभियान की नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी। तो नरेंद्र मोदी केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लगभग उनके तूफानी दौरे चल रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात वो अपने छत्तीसगढ़ दौरे में बार बार दोहराते, जैसा एक नारा तो मैंने बताया जो उन्होंने बिलासपुर में कहा था कि आओ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, और एक बात वो बार बार कहते हैं कि बदल वो ये दारी कांग्रेस सरकार ला बदल वो। ये छत्तीसगढ़ भाषा में वो बात करते हैं। मध्य प्रदेश में चूंकि उनके मध्य प्रदेश में भी आज भी दौरा है, कल भी दौरा है, तो ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो जो कहते हैं इसका इम्पैक्ट जो होता है वो सीधे जनता से जुड़ाव का माध्यम होता है। वो सीधे जनता से जुड़ते हैं, स्थानीय भाषा में बात करते हैं, अपने जो नारे देते हैं वो क्षेत्रीय भाषा में वहां के लोगों से जुड़ के बात करते हैं। तो चुनावी परिदृश्य से देखा जाए तो चूंकि जैसा मैंने कहा कि चुनाव प्रचार की कमान जो है, चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी और चुनावी रणनीति की कमान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी। और दौरों का जो दौर चल रहा है, तूफानी दौरे चल रहे हैं मध्य प्रदेश में ही, आज बहुत सारे और भी नेता आ रहे हैं। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि दौरों का दौर चल रहा है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में सभाएं करने वाले हैं और अपने दौरे करने वाले हैं। क्या कुछ असर डलने वाला है? 3 दिन जो प्रचार के बचे हैं, 3 दिन के प्रचार में क्या कुछ असर डालेगा इनका मध्य प्रदेश में आना? बिल्कुल धर्मिष्ठा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगभग हर दिन कई सभाएं हो रही हैं अलग अलग राज्यों में। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश के दौरे पर भी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो प्रभाव है, जैसे 14 तारीख को मध्य प्रदेश के बैतूल आ रहे हैं और बालाजी कॉलेज के पास उनकी हेलीपैड होगा और वहां उनकी सभाएं हैं। चुनावी दौर लगातार चल रहा है। चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद में 14 नवंबर को मध्य प्रदेश जैसा कि उनका लगातार चल रहा है। और यहाँ एक बात जरूर हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे कि आज मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर है, तो अमित शाह एक जनसभा सिरोंज में है, एक जनसभा चाचौड़ा में है, एक जनसभा उनकी राघोगढ़ में है और चंदेरी विधानसभा में भी उनकी एक सभा होने वाली है। और उसके बाद में शाम को मां पीताम्बरा के दर्शन एवं पूजन के बाद में दतिया में रहेंगे वो, और दतिया के किला चौक पर उनकी एक सभा होने वाली। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अमित शाह के आज 6 कार्यक्रम मध्य प्रदेश में है। 12 बजे से लेकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक लगातार उनका जो तूफानी दौरा रहेगा, जिसमें लगभग 5 सभाएं हैं। उसके बाद में पीताम्बरा भी जा रहे हैं, वो दतिया जा रहे हैं, पीताम्बरा मठ जाकर के पूजन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखें कि संसद सदस्य राहुल गांधी जो है सोमवार को नीमच जिले के जावद में है, वहां पर भी उनकी सभा है। उसके बाद में राहुल गांधी तिमरनी जाने वाले हैं, भोपाल आएंगे और भोपाल में एक रोड शो करने वाले हैं। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि मतदान की जैसे जैसे तारीख पास आते जा रही है, दिग्गज नेताओं के दौर लगातार जारी हैं यहाँ पर, और इन दौरों के माध्यम से हम देख जो चीजें सिनेरियो निकल के आ रहा है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी राजनेता और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि चुनाव प्रचार के अंतिम समय में लोग, जितनी भी राजनीतिक दल है, अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा है। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार अपने दौरे कर रही है, जैसे कि राहुल गांधी का आपने जिक्र किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज मध्य प्रदेश में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, जितनी भी सभाएं कर रही हैं, दौरे कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की यहाँ बात करें तो मैं आपका विचार जानना चाहूंगी कि कांग्रेस बहुत पीछे नहीं लग रही है प्रचार प्रसार के मामले में? देखिए धर्मिष्ठा, कि कौन आगे है कौन पीछे है, किसका प्रचार कितना असरकारक रहा है, यह तो चुनाव परिणाम बतलाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने सवाल उठाया कि कांग्रेस चुनाव प्रचार में कहां, जी,
मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के परिदृश्य में एक बात यहाँ हमें समझ में आती है कि इस बार जैसा कि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था जी। कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी। इस बार राहुल गांधी कुछ पीछे नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी फ्रंट लाइन पर नहीं खेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में जो हैं, जी। प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। और एक बात और यहाँ साफ आ रही है कि कमलनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। जी। इन सबके बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति होती है, जी। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के तहत जिस तरह से प्रचार करती है, प्रचार में जो बातें करती है, क्योंकि हमने एक चीज और देखी है कि लगभग जैसे कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बहुत पहले जारी कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल चुनाव से एन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया, जैसे संकल्प पत्र नाम दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, जैसा मैंने उल्लेख किया अपने वक्तव्य में कि इस बार चुनाव प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है जी। और वो अपनी रणनीति के तहत कि कहाँ किस नेता की सभा होना है, कहाँ किसका दौरा होना है, कहाँ किसका रोड शो होना है, तो ये जो सारी रणनीति अपनाई जा रही है। स्वाभाविक बात है कि हर राजनीतिक दल चुनाव में जीतने के लिए मैदान में उतरता है, हर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए आशान्वित होता है और अपनी जीत के लिए आशान्वित होकर ही कहीं ना कहीं वो टिकट की दावेदारी करता है। तो आज जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं जी। कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में यदि हम देखें जी। तो चुनावी रणनीति में चूंकि 2018 का चुनाव में भले ही उनकी कुछ सीटें कम हो गई थी, 109 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी थी, 114 सीट पर कांग्रेस रही है। जी। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर सामने आ जाती है कि पिछले चुनाव में भी वोट शेयर जो है कांग्रेस से कहीं अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा रहा। जी। तो यहाँ ये चीज हमें देखना पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन पर फोकस होता है। बिल्कुल। वो अमित शाह नारे देते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। ये एक बड़ी चीज जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन जो है वो मजबूत रहता है। दूसरी तरफ एक बार और हम बात करें जी। कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश 2 मोर्चों पर काम कर रही है। जी। पहले मोर्चे पर पार्टी के दिग्गज नेता हैं, अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरह के जो नाम हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं, जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी के लिए माहौल बना है। दूसरी तरफ मोर्चे पर देखें कि जो बाहरी नेता हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं या दूसरे क्षेत्र से आए हुए हैं, वो चुनाव की कमान संभाले हुए। ये नेता स्थानीय स्तर पर समीकरणों का साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक की जो रणनीति हम बात करें कि कांग्रेस दिग्गजों को घर में घेरने की रणनीति अपना रही है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता खड़े हुए हैं जी। उनको उनके ही घर में घेरा जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी सीट आसानी से निकाल सकें और कांग्रेस के जो नेता हैं वो घर में घेर करके अपनी सीट बचाने की उलझन में रहें और दूसरी सीटों पर ध्यान ना दे पाए। बिल्कुल। हालांकि जैसा कि आपने उल्लेख किया कि 3 दिन का समय बचा है, 15 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के चलते अपने बड़े सूरमाओं को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति में कांग्रेस कहीं ना कहीं उलझ कर रह गई। बिल्कुल। इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव अपने पूरे शबाब पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तूफानी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन इसके इधर भारतीय जनता पार्टी में एक लेयर ऐसी तैयार की गई है जो स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन कर रही है। बिल्कुल। लगभग ऐसे 2500 से ज्यादा नेता मध्य प्रदेश के बाहर से बुलाए गए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 नेता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं। बिल्कुल। स्थानीय नेताओं के साथ सामंजस्य बनाने का भी काम कर रहे हैं। चुनावी मैनेजमेंट में स्थानीय नेताओं के हवाले इनको किया गया है। दूसरी बात करें कि जहां मध्य प्रदेश में अभी तक दूसरे राज्यों के चुनाव में जाकर वहीं बड़ी जिम्मेदारी संभालते थे जो नेता, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यही प्रोग्राम मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर किया है जी। कि पहले मध्य प्रदेश के नेता बाहर दूसरे राज्यों में जाकर कमान संभालते थे और अब दूसरे राज्यों के नेता मध्य प्रदेश में आए हुए हैं और एक एक सीट पर उनको बिठा के रखा है। बिल्कुल। इन सीटों पर लगभग 230 सीटों पर 2500 बाहरी नेता चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं। सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में बाहरी नेताओं को बुलाया गया है तो क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के नेतृत्व पर कम भरोसा किया है ऐसा नहीं है, लेकिन चुनावी प्रबंधन को संभालने के लिए, आपसी समन्वय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति अपनाई। बिल्कुल। क्योंकि कई बार हमने जैसा कि देखा, जैसे लिस्ट आई थी तो कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाने के बहुत बाद में जारी हुई कांग्रेस के, लेकर उसके पहले जैसे ही लिस्ट आई थी तो कहीं ना कहीं बगावत के स्वर उठ रहे। तो उन बगावत के स्वर को थामने के लिए, उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कोशिश की गई है और ये रणनीति अपनाई गई है। तो एक बात जरूर है
कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी कमान, जैसा मैंने उल्लेख किया कि अमित शाह के हाथों में है। जी। टिकट बांटने से लेकर चुनाव से जुड़े सारे काम अमित शाह के मुताबिक किए जा रहे हैं। बिल्कुल। अमित शाह यहाँ के नेताओं, पदाधिकारियों के, प्रदेश के लगभग जितने भी नेता हैं सबके साथ कई बार बैठकें कर चुके हैं और ये अमित शाह का ही फार्मूला है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नेताओं को मध्य प्रदेश के चुनाव में झोंका गया है। जी। तो ये अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है। इसलिए चुनाव प्रचार जो हमें देखने मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में कितना, हालांकि जो ट्रेंड चल रहा है वो कहा जा रहा है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बड़े नेता जो हैं वो माहौल बना रहे हैं प्रत्याशी के पक्ष में, जी। और जो दूसरे राज्यों से आए हुए नेता हैं वो स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं। बिल्कुल। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, चर्चाओं में बने रहने के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि सूरज जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी जी जान से इस बार मैदान में उतरी है। लगातार दौरे हो रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। चुनाव प्रचार के मात्र 3 दिन बचे हैं और 3 दिनों में अपनी पूरी जान फूंकने वाली है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस हालांकि यहाँ कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या चमत्कार होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, कौन सी पार्टी जनता का मन मोह लेती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।